हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ की। देखिए, ताम्रपाषाण जो संस्कृति है जिसमें तांबे का जो है यूज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और ये ताम्रपाषाण जो संस्कृति है वो आपको जो कांस्य युगीन संस्कृति है यानी हड़प्पा संस्कृति उससे पहले की ये सभ्यता है। ताम्रपाषाण जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके अंदर तांबे और जो पत्थर के जो औजार है वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ कौन कौन से जगह से जो है ताम्रपाषाण जो है कालीन स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ पे आपको आहार दिख रहा है, गिलुंद दिख रहा है, ये मालवा, ये जोधपुर, ये गणेश्वर, ये आपको दिल्ली, ये बहादराबाद, ये राजपुर, ये चिराम, ये पांडु राजार डिब्बी, ये महिचावल, ये कोलकाता, ये मस्की, ये चंदौली, ये नेवासा, ये दायमाबाद, ये नासिक, ये जितने भी जगह है ना, ये सभी जो है ताम्रपाषाण युगीन की जो है स्थल है। यहाँ पे ताम्रपाषाण युग की जो है बस्तियां हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं, एक आपको मैं चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान में जो है एक सभ्यता थी, बलूचिस्तान जो है सभ्यता, ये जो है मेहरगढ़, यहाँ पे नाल, कुली और क्वेटा। फिर सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु में जो है दो है, एक आपको आमरी सभ्यता, आमरी, और दूसरा कोड दिजियान सभ्यता। अब बात करते हैं इधर राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको तीन मिलेगा। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी। जो ये जो है, आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो सोपी सभ्यता जो कालीबंगा में है, जो कालीबंगा जो है सोपी सभ्यता। फिर उसके बाद अगर उत्तर पूर्वी की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर। उसके बाद बनास की बात करें तो दो है आहार और गिलून। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो पश्चिमी महाराष्ट्र में आपको स्वालंबा, स्वालंबा, स्वालदा, स्वालदा सभ्यता, जो जोरवे। उसके बाद जोरवे सभ्यता, जोरवे, दैमाबाद, इमामगांव, नेवासा, सोंगावोन। उसके बाद अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मालवा सभ्यता, दंगवाड़ा, कायथा। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो औचार, कलर्ड, पॉटरी सभ्यता, ये जो है अंतरजी खेड़ा, लाल किला, सैयद। देखिए, ये जो स्थल है, आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से आपको बलूचिस्तान में जो है एक जगह मिलेगा बलूचिस्तान सभ्यता, सिंधु में जो है दो मिलेगा आमरी सभ्यता और कोट दिग्विजयन। राजस्थान में आपको तीन मिलेगा, एक सोफी सभ्यता, एक गणेश्वर सभ्यता और तीसरा बनास। बनास जो है, जो आहार और गिलुंद जो है, ये दो जगहों से मिलेगा आपको। फिर उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में भी है जारवे, और जारवे जो है यहाँ पे आपको दायमाबाद, इमाम गांव, नेवासा, सोंगवा, सोंगावोन। देखिए, ये वो सारी जगह है जहाँ से हमें अस्थाई बस्तियों के जो है साक्ष्य मिले हैं। कुछ प्रसिद्ध जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसकी बात करते हैं। इमाम गांव की अगर हम बात करते हैं, इमाम गांव, तो इमाम गांव जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से कच्ची मिट्टी के जो है मकान एवं गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जो है इमाम गांव से क्या मिले हैं, कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं और गोलाकार जो गड्ढे वाले जो मकान है वो भी मिले हैं। दैमाबाद जो है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी इस जो है ये स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। और यहाँ से तांबे के चार प्रमुख वस्तुएं मिले हैं। एक तो रथ चलाते हुए मनुष्य, ठीक है, दूसरा हाथी, तीसरा सांड और चौथा गेंडा। ये जो है चार जो है यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से, दैमाबाद से। यहाँ से कलश सावधान के प्रमाण मिले हैं, यानी कलश सावधान, सावधान जहाँ पे शव को जो है दफनाया गया है। उसके बाद कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। हमारे यहाँ जितने भी ताम्रपाषाण के जो स्थल मिले हैं उसमें दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाणिक स्थल है। उसके बाद हम बात करते हैं नवदा टोली की, तो नवदा टोली भी महाराष्ट्र में है और इसका उत्खनन एस डी संकालिया द्वारा किया गया।
और यह जो है नर्मदा नदी के तट पर है। और इस स्थल से चित्रित काले मृतभांड मिले हैं, यानी काले मृतभांड जो है, मिट्टी के बर्तन जो है वो मिले हैं। निवासा ये भी महाराष्ट्र में है, और ये पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से जो है नेवासा से आपको पटसन का जो है प्रथम साक्ष्य मिला है, और ये जो है काली डिजाइन वाले जो चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण जो है यहीं से मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ताम्रवती की, जो राजस्थान में है, और यहाँ से काले मृदुबांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे जो है रहते हैं, उसके प्रमाण मिले हैं। देखिए ये जो 5 जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है स्थल है हमारे यहाँ, जिसमें जो दायमाबाद है ये सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ पे सबसे बड़ा है जितने भी भारत के अंदर मिले हैं। देखिए धातुओं में सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग हुआ है। जो हमें अब तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसमें ये पता चला है कि जो तांबा जो था सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है। पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक जो है संस्कृति कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः जो है तांबे और पत्थर के बनी वस्तुओं का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। देखिए पत्थर और तांबे का जो प्रयोग हुआ इसके वजह से इसको कहा गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति। भारत में ताम्र पाषाणिक काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ पाए गए हैं उसमें आप देखेंगे कि जो बस्तियाँ हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, पश्चिमी महाराष्ट्र में है, और दक्षिण पूर्वी जो है भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल आहार पहला है, और दूसरा गिलुंद जो है प्रमुख है। राजस्थान में आपने देखा मैप में कि जो आहार और गिलुंद है वो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है। आहार का प्राचीनतम नाम जो है क्या था, ताम्रवती था, अर्थात तांबे वाली जगह, यानी तांबे वाली जगह था जिसके वजह से उसको ताम्रवती कहा गया। आहार संस्कृति का जो काल निर्धारण किया गया है वो 2100 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व रखा गया है, उसके मध्य में जो है बीच में रखा गया है। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। इस जगह जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो पत्थर के घरों के साक्ष्य मिले हैं। जो गिलुंद है, गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। जो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है लोकल जो बोलते हैं स्थानीय, तो गिलुंद जो है आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। गिलुंद से जो है आपको पक्की ईंटों के साक्ष्य तथा वालाथाल के से टेराकोटा का जो है साक्ष्य मिला है। देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं तथा बालाथल से टेराकोटा का जो है साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन जो है इसका उत्खनन हुआ है। देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पे आपको क्या क्या कौन कौन से जगह का ऐसी हुआ है उत्खनन हुआ है, मालवा का, कायथा का और एरन का। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख स्थल जो है वो कौन है, अहमदनगर जिले में जो जारवे है, नेवासा है और दैमाबाद है। पुणे के जिले में चंदौली। देखिए जो प्रमुख पूरा स्थल अहमदनगर जिले में जो है, अहमदनगर जिले में कौन है, जारवे, नेवासा और दैमाबाद जो है कहाँ है, पुणे के जिले में। और सोनगांव, ईमानगांव, प्रकाश तथा नासिक जो है स्थित है। देखिए ये जितने हैं दैमाबाद, नेवासा और जारवे ये कहाँ है, अहमदनगर जिले में। और आपको ये पुणे में कौन कौन सा है, चंदौली है, सोनगांव है, ईमानगांव है, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक परवरा के बाएं तट पे स्थित एक पूरा स्थल है। ये गोदावरी नदी की एक सहायक परवरा है, उसके बाएं तट पे स्थित है कौन, नासिक। ये सभी पूरा स्थल जारवे संस्कृति से संबंधित है। जो जारवे संस्कृति है उससे ये सब क्या है, संबंधित है। कई ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद के जिले इलाहाबाद जिसका अब नाम हो गया प्रयागराज, यानी प्रयागराज के जिले के विंध्य क्षेत्र से, जो विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त
वर्धमान जिले में पांडु रजार ढीबी और पश्चिम बंगाल में भूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपसानिक जो है स्थल है। देखिए बहुत से आपको जो है भारत में अलग अलग जगहों पे मिले हैं, उसमें से जो है कई जो ताम्रपसानिक जो स्थल है प्रयागराज के जो जिले हैं विंध्य के क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में जो है गंगा तटवर्ती स्थल जो चिरांद के अतिरिक्त जो है वर्धमान के जिले में पांडु रजार ढीबी और पश्चिम बंगाल के जो है बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपसानिक स्थल है। देखिए आपको मैंने बताया कि जितने भी स्थल हमें मिले हैं, अब तक जितने भी स्थल हैं, अब तक जितने भी हमें, चाहे वो पुरापसानिक हो, नवपसानिक हो, मध्य पसानिक हो, ताम्रपसानिक हो या हड़प्पा संस्कृति के हैं, जितने भी मिले ये आपको, इसमें आपको एक चीज क्या कॉमन मिलेगा, एक तो ये नदियों के पास मिलेंगे मैक्सिमम जो है, या किसी तालाब या किसी झील के पास मिलेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एक ऐसा जगह चाहिए था जहां उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए जो है पानी मिल सके। बिहार में जो है सेनुआर, सोनपुर, ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन भी जो है प्रमुख ताम्रपसानिक जो है स्थल है। ये सब जो है आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपसानी युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ऐसा जो साक्ष्य मिला है, जो भी हमारे इतिहासकार को, विद्वानों को जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत से जगहों पे क्या हुआ है कि पशुपालन और कृषि के जो है साक्ष्य मिले हैं। वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस भी रखते थे तथा हिरन का जो है शिकार करते थे। हिरन का जो है क्या करते थे, शिकार करते थे। वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों में इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग के आदि के अलावा कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। देखिए वे लोग गेहूं, चावल भी उपजाते थे। उनका जो मुख्य अनाज के अतिरिक्त जो है, गेहूं और चावल के अतिरिक्त क्या था कि वे बाजरे भी उगाते थे और वो मसूर, उड़द और मूंग के अलावा कई दलहन फसलें भी उगाया करते थे। ताम्रपाषाण युग के जो लोग हैं प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी होता था। देखिए उन्हें परिचित तो थे पक्की ईंटों से, लेकिन उनका प्रयोग जो है कभी कभी करते थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 211 स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। देखिए अभी तक जितने भी हमें मिले हैं स्थल, उसमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, दायमाबाद है। यह लगभग कितना है, 200 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 जो है, जिसमें कितना है, जिसमें 4000 जो है, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हो गया, जिसमें जो है लगभग कितने 4000 लोग रह सकते थे। यानी जो ये दायमाबाद है, दायमाबाद में जो स्थल हमें मिला है उसमें 4000 जो जो लोग हैं वो रह सकते थे, और ये कितना है, लगभग 20 हेक्टेयर के में ये क्या था, विस्तृत था। अब हम बात करते हैं दायमाबाद की जो ख्याति है। दायमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। देखिए है तो ये क्या, ताम्रपसानिक स्थल, लेकिन यहाँ पे जो ख्याति में क्या है, सबसे ज्यादा कांसे की वस्तु है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिनमें इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। देखिए यहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले हैं, इसमें से क्या मिला है कि 100 से अधिक जो है घर मिला है,
और कई कब्रें भी पाया गया है। और ये क्या है, बस्ती पूरा किला बंद है तथा क्या है, खाई से जो है घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में लोग जो है मृतकों की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण की दिशा में गाड़ते थे। जैसे हमारे यहाँ आज क्या कहा जाता है कि हिंदू में जो धर्म है उनमें जो रिवाज है कि जब मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, सर को जो है उत्तर की दिशा की तरफ कर दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो लोग मृतक जो अस्थियां उनकी मिली हैं, वो क्या करते थे, उसको कलश में रखते थे और अपने घर में फर्श के अंदर जो है उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करते थे, उसको गाड़ देते थे। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी वहाँ पे जो है कुछ मूर्तियाँ ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ पे मातृ देवी का पूजा करते थे। ईमान गांव में मातृ देवी की प्रतिमा क्या है, मिली है। जो ईमान गांव है वहाँ पे मातृ देवी की जो है प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्धारण विधि से सुपरिचित थे। यानी इस काल के जो लोग हैं वो कपड़ा पहनना बुनना जो है वो सीख गए थे। मालवा और राजस्थान में मिले रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियां यह सूचित करती है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। यानी कुछ ऐसे वहाँ पे आकृतियां मिला है मालवा और राजस्थान में कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो है सांड जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा के एक घर में तांबे की 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। जो कायथा जो है वहाँ पे एक घर में 29 जो है तांबे के कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की जो है कुल्हाड़ी पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की स्मृत खानों के निकट स्थित है। देखिए गणेश्वर जो है ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में जो खेतड़ी ताम्र पट्टी के सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र के जो तांबे की समृद्ध खानों के निकट जो है स्थित है। कौन, गणेश्वर नामक स्थल। इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां, स्लेट, कंगन, छैनी आदि जो है यहाँ पे खुदाई में क्या हुए, मिले हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या मिला है कि तांबे की जो वस्तुएं हैं, तीर के नोक मिले हैं, बर्छे के फाल मिले हैं, बस्तिया में जो है सेल्ट, कंगन, छैनी आदि मिले हैं। जो गणेश्वर जो है मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं का आपूर्ति करता था। जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति थी उसमें जो है ये तांबे के क्या करते थे, आपूर्ति करते थे। जो ज्ञानेश्वर जो है ना, गणेश्वर जो मुख्य जो है वहाँ के लोग जो है हड़प्पा के लोगों को क्या करते थे, तांबे की जो है वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। ज्ञानेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकार के जो है जीवी थे। यानी क्या थे कि ये कृषि भी करते थे और शिकारी भी थे। ज्ञानेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई जो है ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो है खड़ी हुई है। यानी ऐसा माना जाता है जो हड़प्पा संस्कृति आई बिल्कुल जो है इसी के जो है भित्ति पे जो है वो परिपक्व हुई थी। यहाँ से गौरिक रंगीन जो है मृदुभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी जो गैरिक रंगीन मृदुभांड है वो भी क्या है, गणेशर से जो है प्राप्त हुए हैं। कैथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। यानी जो हड़प्पा संस्कृति है उसके ये समकालीन है। कौन, कैथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इन मृदुभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। यानी देखिए ये जो है इसमें अब समकालीन है तो इस पे प्रभाव तो दिखाई पड़ेगा ही। किसी भी सभ्यता का, जिस भी सभ्यता का ये समकालीन होगा उसका तो इस पे प्रभाव दिखाई देगा ही। नवदा टोली, नवदा टोली एरन,
नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के पृथक मानी जाती है। यानी ये जो आपको नगदा, एरन और नवदा टोली जो है, ये हड़प्पा संस्कृति से क्या पृथक मानी जाती है। कई प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपसानी संस्कृति जो है आपको सिंध में मिलेगा, बलूचिस्तान में मिलेगा, राजस्थान के आदि प्रदेश में जो है कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। देखिए, कई प्रकार की जो है प्राक हड़प्पाई जो ताम्रपसानिक संस्कृतियां, जैसे आपको सिंध हो गया, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेश में कृषक समुदाय के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई। यानी जब कृषक समुदाय था उसको जो फैलने में जो है ना काफी जो है इन्होंने सहायता प्रदान की, और तथा इससे जो है हड़प्पा नगर की सभ्यता के लिए उदय के लिए अनुकूल अवसर प्रदान हुआ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक एजुकेशनल पूरा अगर माहौल बना दूँ, स्टडी के लिए माहौल बना दूँ, तो क्या करेंगे बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। क्या अगर मैं उस टाइप का अगर यहाँ पे माहौल नहीं बनाऊंगा तो क्या है, बच्चे यहाँ पे आएंगे मस्ती करेंगे। ताम्रपसान युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानी की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। देखिए, जो ताम्रपसान युग के कुछ जो कृषक समुदाय थे वो सिंध के बाढ़ वाले मैदान की ओर बढ़ गए और कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। क्या किया कि ये अब कांसे के जो है तकनीक को अब सीखना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, और वहां पे क्या किया, नगरों का स्थापना कर दिया। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपसानिक संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भारत में हम देखते हैं, हमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं और या जो भी मिले हैं उसमें देखते हैं कि 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते जो है जो ताम्रपसानिक जो संस्कृतियां है वो बिल्कुल जो है विलुप्ति हो गई। केवल जारवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। जो महाराष्ट्र में आपको जो जारवे संस्कृति है वो कितने तक, 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के जो आभूषण केवल जारवे संस्कृति में पाए गए हैं। यहाँ पे जो सोने के भी जो साक्ष्य मिले हैं, आभूषण मिले हैं, वो कहाँ पे मिले हैं, जारवे संस्कृति में मिले हैं। लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपसानिक जो बस्तियां हैं वो लुप्त होने के कारण वर्षा मानी जाती है। देखिए, ऐसा माना जाता है, विद्वानों का मत है कि 1200 ईसा पूर्व के बाद जो है पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो ताम्रपसान कालीन जो बस्तियां के लुप्त होने के जो कारण है वो वर्षा की कमी माना जाता है। यानी सूखा के कारण जो है वहाँ पे बस्तियां जो है खत्म हो गई। अब देखिए, कुछ ताम्रपसानिक संस्कृतियां हैं, उसकी अवधि है और क्षेत्र को भी दिया गया है। जैसे कैथा संस्कृति है, ये 2000 से 1800 ईसा पूर्व, और ये चंबल नदी के क्षेत्र में जो है ये उस टाइम था। मालवा संस्कृति, ये 1700 से 1200 ईसा पूर्व, नर्मदा नदी क्षेत्र। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व, और ये राजस्थान के उदयपुर। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र। सवालदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का धुलिया। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात के तटीय क्षेत्र। जारवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का दैमाबाद एवं इमामगांव। देखिए, ये जितने भी संस्कृतियां आपको देखने को मिल रही है, ये जितने भी संस्कृतियां हैं, इनका जो टाइम है, इसका जो क्षेत्र है, आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि हाँ ये कहाँ पे था, कब से कब था, ये किसके समकालीन था। तो आपको इन सब चीज़ों पे जो है ना छोटी छोटी पॉइंट्स पे ध्यान रखना होगा। ताम्रपसान अवस्था का महत्व, देखिए इसका क्या महत्व है, जो ताम्रपसान अवस्था था उसका क्या महत्व है। ये लोग सूक्ष्म पसानों और पत्थरों के अन्य औजारों के साथ तांबे के कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की जो है कला जानते थे। अब जो
पत्थर के साथ इन्होंने क्या किया, तांबे को यूज करना स्टार्ट कर दिया। इनमें से कुछ लोग थे, मैंने अधिकतर जो थे वो तांबे को पिघलाने की जो कला है वो जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको तांबे को जो है पत्थरों के साथ यूज करना स्टार्ट कर दिया। सभी लगभग सभी ताम्रप्रसान समुदाय के लोग चाक पर बनने वाले काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने एवं खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का उपयोग करते थे। देखिए, इनका प्रयोग ये किस लिए करते थे, खाना पकाने के लिए, खाना रखने के लिए, पीने के लिए और खाना खाने के लिए। इस काल के जो लोग हैं, समुदाय के इस लोग हैं, ताम्रप्रसान समुदाय के, वो क्या करते थे कि जो चाक पे जो काले और लाल मृतभांड जो बनते थे उसका प्रयोग करते थे, और जो चित्रित मृतभांड जो है उसका क्या करते थे ये लोग, उसमें खाना बनाते थे, खाते थे, पीते थे और उसमें सामान खाने का जो है या स्टोर करने के लिए जो भी है बस सामान उसको रखते थे। सर्वप्रथम ताम्रप्रसान काल के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े-बड़े गांव बसाए। यही जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, प्रायद्वीपीय भारत में जो है बड़े-बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इनके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। इन्होंने क्या किया कि प्रायद्वीपीय भारत में बड़े-बड़े पहले गांव बसाए, और ये पश्चिम भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इनके साथ साथ क्या करते थे, मांस और मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन तथा पश्चिम महाराष्ट्र में जो इमाम गांव की बस्तियां हैं वो क्या है, किलाबंद है। वो पूरी तरीके से क्या है, किलाबंद है। 100 की संस्कार विधियां भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृत्यु जो महाराष्ट्र के जो मृतक थे उन्हें महाराष्ट्र में मृतकों को रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में रखते थे। एक मिनट, यहाँ पे जो है ना ये कुछ मिसटाइप हुआ है, इसको मैं देख के आपको कल के वीडियो में जो है मैं बता दूंगा। पश्चिम भारत में लोग में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान जो है प्रचलन था। देखिए, पश्चिम भारत में क्या है, संपूर्ण पूरा जो है सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में जो है आंशिक जो है वो सावधान प्रचलन में था। ताम्रप्रशांत संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृतियां थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था। ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। देखिए, ताम्रप्रशांत के जो लोग हैं वो क्या करते थे, इनके पास जो तांबा जो है सीमित मात्रा में ही उपलब्ध था, और ये लोग जो है तांबे में टीन को मिलाकर मिश्रित करके कांसा नहीं बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से जो है अधिक मजबूत और उपयोगी था। कौन, कांसा। ताम्रप्रशांत युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, और ना ही वे नगरों में रहते थे, ना ये नगर में रहते थे और ना ही इन्हें लिखने आता था। अधिकांश ताम्रप्रशांत संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। जो ताम्रप्रशांत की जो अधिकांश जो सभ्यता है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ताम्र निधियां और मृदभांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियां, जो ताम्र उपकरण के जखीरे प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपून, सूल, आदमी जैसे मूर्तियां आदि वस्तुएं मिले हैं। जो 40 से अधिक मिले हैं उनमें कौन कौन से हैं, अंगूठी है, सेल्ट है, ये है, खड़ग है, हारपून है, शूल है, और आदमी जैसी मूर्तियां आदि जो है वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। ये ताम्र निधियां पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में बिखरी हुई है। ये जो बस्तियां हैं, ये जो निधियां हैं, इस की कहाँ से कहाँ तक है, पूरब में बंगाल
और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग में बिखरी हुई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिनमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर यानी पतली सीट जो है प्राप्त हुए हैं। यानी जो सबसे बड़ा जो है निधि मध्य प्रदेश के गुंगारिया से जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें 424 जो है आपको तांबे के औजार और 102 जो है चांदी के पतले जो है पत्थर जो है प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत लौह युग। जो इस टाइम जो है दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, लौह युग चल रहा था। दक्षिण भारत में लोहे का जो है प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हुलूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। देखिए, दक्षिण भारत में जो साक्ष्य मिला है उसमें पता चला है कि 1100 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग जो है दक्षिण भारत में हो रहा था। समय का ये अनुमान क्यों लगाया गया है, क्योंकि हुल्लूर में जो वस्तुएं मिले हैं उनको रेडियो कार्बन जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पे ये पता किया गया है कि ये जो है 1100 पूर्व ईसा पूर्व के जो है ये है। उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां हैं, जैसे हुलूर, पयमपल्ली आदि में ऐसी स्थिति थी। जो उत्तरी दक्कन जो है महाराष्ट्र में कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हुल्लूर, पयमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हुल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने एवं गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी हमें जो साक्ष्य मिले हैं दक्षिण भारत में उससे ये पता चलता है, विद्वानों का मत था कि उस टाइम जो है दक्षिण भारत में जो है लौह युग जो है प्रारंभ था। इन सावधान में के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले एवं लाल मृतभांड तथा फीके रंग, भूरे रंग एवं लाल मृतभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी जो उन्होंने दफनाया है उसमें जो क्या क्या प्राप्त हुआ है, लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृतभांड तथा फीके रंगे भूरे एवं लाल मृतभांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत एवं विदर्भ के क्षेत्र में जो है मिलता है। लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। देखिए, महापाषाणिक जो स्थल जो है दक्षिण भारत के साथ साथ कहाँ मिला है, उत्तर भारत एवं विदर्भ के क्षेत्र में भी मिला है। लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक स्थल का नाम आता है तो उसका अर्थ क्या होता है, दक्षिण भारत की जो है महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ दो शब्दों मेगा एवं लिथ से मिलकर क्या है, बना हुआ है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास एवं लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। जो मेगा है यूनानी भाषा के मेगास एवं लिथ जो शब्द है यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों, स्मारकों से है। यानी मेगालिथ का क्या मतलब होता है, बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्र यानी स्मारक से है। कर्नल मिडोज टेलर ने 1851 और 1862 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र या स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया है। किसने प्रकाशित किया है, कहाँ से किया है, तो कर्नल मिडोज टेलर ने 1851 और 1862 में कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग जिले में स्थित जो सोरापुर दोआब क्षेत्र है, यानी दो नदियों का जहाँ पे मिलन होता है दोआब क्षेत्र है, वहाँ से महापाषाण कब्र या स्मारक की जो खुदाई हुई है तो उसका विवरण उन्होंने किया है। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 और 1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुवनलवेली जिले में ताम्रपनी नदी के तट पर स्थित आदि चन्नलूर
तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। देखिए यहाँ पे कुछ विद्वानों का नाम है जो पुरातत्वविद थे। उन्होंने क्या क्या किया, जो अलेक्जेंडर री थे उन्होंने 1899 से 1905 के मध्य में जो है तमिलनाडु के जो है तिरुवनलवेली जो है जिले में जो ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदि चरनूल है, वहां से क्या किया है, उत्खनन करवाया है। तथा 1904 से 1908 ईस्वी के मध्य जो है पेरुम्बर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। इन्होंने ये दो जगहों से जो है उत्खनन करवाया। वहीं जो पुरातत्वविद मार्टिमर जो व्हीलर जो है 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का जो है उत्खनन करवाया है। महापाषाण युगीन संस्कृतियां। अब महापाषाण युगीन संस्कृतियां जो है उनके बारे में देखते हैं। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। देखिए अब ये वो काल आ गया जहाँ पे क्या करने लगे लोग कि जहाँ रह रहे वहां पे तो नहीं दफनाया, उसको कुछ दूर ले जाके जो है कब्रिस्तान में जो है पत्थरों के बीच जो है दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थानों जैसे महाराष्ट्र नागपुर के पास, कर्नाटक मस्की, आंध्र प्रदेश नागार्जुनी कोंडा, तमिलनाडु आदि चनलूर और केरल में जो है पाई गई है। ये जो है इतने जो जगह है, महाराष्ट्र में नागपुर के पास, कर्नाटक में मस्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनी कोंडा, तमिलनाडु में आदि चनलूर और केरल में जो है ये पाई गई है। बर्तन, जो बर्तन है कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृतभांड है। विशिष्ट बर्तनों में छछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। देखिए बर्तन भी मिले हैं जिनमें क्या है, छछली तस्तरी मिले हैं, प्याले मिले हैं, गहरे प्याले मिले हैं जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। इनके ऊपर दास्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके जो है मिले हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार जो है महापाषाण युग के स्थल के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य भारत में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चंदलूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई है। यानी जो साक्ष्य मिले हैं उसमें आप देखेंगे कि विदर्भ में जो है नागपुर के समीप, फिर उसके बाद जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदि चंदलूर तक जो है लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे का जो वस्तुएं हैं समान रूप में जो है पाई गई है। लोहे के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की, कुल्हाड़ियाँ जिनमें पकड़ने के लिए लोहे का दास्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हाशिए, फारसे, फान, सब्बल, बर्छे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइया, बर्तन के स्टैंड, तस्तरिया, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें जिनमें कुछ के दांतों में दस्तों में कांस्य के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बर्छे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं। देखिए लोहे में आपको बहुत से जो है वस्तुएं मिलेंगे। चपटी लोहे के कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दास्ता जैसे मुट्ठल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे ठीक है, फवाड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हाशिए, फारसे, फान, सब्बल जो है ये सब प्राप्त हुए। विशेष अवसरों के लिए सीप जड़ी हुई कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि है। यानी विशेष अवसरों पे जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग कोई विशेष अवसर पे क्या होता है, अच्छे ढंग के कपड़े पहनते हैं, तो उसी टाइप में क्या है
कि कुछ विशेष अवसरों पे क्या होता था, सिप, जड़ी, कुल्हाड़ियां एवं लोहे के त्रिशूल आदि का जो है वो लोग प्रयोग करते थे। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की जो है घंटियां पाई गई है, जो घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होगी। ठीक है, कुछ ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिनसे अनुमान लगाया जाता है, यानी जो घंटियां हैं वो या तो घोड़े के होंगे या गाय एवं बैलों के होंगे। सोने अथवा अधर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थानों से मिले हैं, यानी कुछ ऐसे मिले हैं जो सोने के हैं या अर्ध जो है बहुमूल्य पत्थरों के मनके के होंगे वो। सावधान की विधियां, यानी शव को जो है दफनाने की कौन कौन सी विधियां है। एक तो है आंशिक सावधान। इसमें क्या होता था, महापाषाणिक संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक सावधान ही किया जाता था, यानी आधा ही उन्हें दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में मिले अधिकांश कब्रों में वयस्कों के केवल कुछ चुनी हुई हड्डियां को दफनाने का प्रमाण मिला है, यानी वो लोग दक्षिण भारत में क्या करते थे, कुछ ही जो है हड्डियों को वयस्कों के जो है दफनाते थे। पूर्ण सावधान, नागार्जुन कोंडा, मांस की आदि चनरोर आदि से पूर्ण सावधान के जो है आपको उदाहरण मिले हैं। पूर्ण सावधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम में, अर्थात सिर पूर्व की ओर और पैर जो है पश्चिम की ओर कर दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े घड़ों, जो कलसा होता है, में भर के दफनाया जाता था, यानी जो बच्चे होते थे उनको कलसा में जो है भर के दफनाया जाता था। अंत्येष्टि सामग्री, जो अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ खड़ी रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के रूप में रखी गई है। देखिए, ये जितने भी सामान हैं ये कब्रों के पास या तो पास में मिले हैं या कब्रों के अंदर मिले हैं, क्योंकि उनकी जो भी सोच रही हो, लेकिन विद्वान जो है इस पे मत लगाते हैं, उनका अपना रहता है कि हाँ, उनका ऐसा मानना होगा कि हाँ, मृत्यु के बाद भी जो है क्या है, लाइफ है। देखिए, आप वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिए। वीडियो जो है थोड़ा मैं बड़ा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एक जो है चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट पूरा करने की कोशिश करता हूँ। उसको मैं 2 या 3 पार्टों में इसलिए नहीं विभाजित करता हूँ ताकि वो पढ़ने में जो है थोड़ा बोरिंग लगेगा, और एक वीडियो में रहेगा तो आप एक जगह से जो है उसको देख सकते हैं। देखिए, आप अगर अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा देख के, आधा देख के, या ऐसे भगा भगा के देख के, ऐसे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप अपना टाइम लॉस कीजिएगा। इसलिए बेहतर यही है, अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।